नमस्कार मित्रों, मैं आरपी शुक्लचंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कहां से आएगा छोटू ये। तो एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में, चलो एक बार आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भैया। एकाएक प्रधानाचार्य को आया प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि एकाएक अचानक प्रधानाचार्य को देखकर बच्चे क्या हो गए, एकाएक वो हक्का बक्का रह गए। यानी बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उसमें अचानक प्रधानाचार्य जी आ गए, जिसे देखकर बच्चे हक्का बक्का रह गए। इसमें क्या होता है, अचरज में पड़ जाना, भयभीत हो जाना, भाग जाना या छुप जाना। इसका सही आंसर क्या होगा, बोलो भैया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई बहन इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आप थोड़ा सावधानी पूर्वक दिया करिए। बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, तो जिससे आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो देखता हूं क्या बताएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आंसर देने के लिए। तो क्या है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे बच्चे या विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। इसमें इसका मतलब है कि अचरज में पड़ गए, यानी अर्थात क्या है, आश्चर्य में पड़ गए। इसलिए एक का ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। इसमें कह रहा है कि मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। इसमें क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि दिल लगी करना, मजे में रहना, खेल खेलना या हंसना में से आप क्या राइट आंसर आप दे पाएंगे। यानी मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं, दिल लगी कर रहे हो, मजे में रहना, खेलना या हंसना में से आप क्या बताओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं, तो मेरा, जैसे वो कहते हैं यार मेरा तो यार इतना नुकसान हो गया फिर भी तुम दिल लगी कर रहे हो, अर्थात तुम मजाक कर रहे हो। यहां पर दिल लगी, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ये इज राइट आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन दूसरा नंबर। अगला प्रश्न है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। बोलो भैया क्या होगा इसका सही आंसर। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना, अपनी सुध खो देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी ऐसे किसी अजनबी व्यक्ति को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप थोड़ा संभल के उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आप बिल्कुल सावधानी से उत्तर दीजिए। क्या बता रहे हैं, क्रोध में भड़क उठना, बिल्कुल राइट आंसर। सुनीता कुमारी जी ने सी बताया है, कुछ लोगों ने, नेहा सिंह ने सी बताया है, ठीक, सनी कुशवाहा जी ने सी बताया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सी काफी लोगों ने। क्रोध में भड़क उठना यानी कुत्ते को क्रोध होता है कि मैं हूं यहां और दूसरा व्यक्ति यहां क्यों आया है। तो किसी अजनबी व्यक्ति को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, अर्थात क्रोध में भड़क उठते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। चलो, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है, पूछा गया क्वेश्चन। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। यानी इसका अर्थ भी नहीं बदलना, नकारात्मक वाक्य हमको प्रकट करना है। चलो भैया, उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है,
तो एक चीज आपसे पूछा गया है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। चलो ये तो बात सही है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्न में से कौन सा नकारात्मक हो? वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। यानी इसमें कह रहा है वह उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ भी नहीं बदलना है, तो फिर भी वो नकारात्मक वाक्य होना चाहिए। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। ठीक, प्रतिभा में वह अपनी कक्षा की किसी छात्र से कम नहीं है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती। इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य क्या होगा? तो कह रहा है कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। इसका मतलब उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। इसका सीधा आंसर ये निकल रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे आगे। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य का प्रकार कैसा है? विस्मयादिबोधक, निषेधात्मक, विधानार्थक, इच्छावाचक में से आप क्या बताओगे बेटा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। देखिए इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज ध्यान रखेंगे, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा है। हालांकि हम देखकर इसको हम विस्मयादिबोधक लगा देंगे। निषेधात्मक में क्या होता है? मत लगा जाता है। जैसे कहा जाए तुम उधर मत देखो, क्या कहा जाता है? तुम उधर मत देखो। निषेधात्मक में मत शब्द का प्रयोग होता है। विधानार्थक वह वाक्य होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे कहा जाए कि लड़का पढ़ता है, तो लड़के के बारे में आप कह रहे हैं, इसलिए लड़का क्या हुआ? विधानार्थक वाक्य कहलाता है। इच्छावाचक वाक्य वह होता है, इच्छार्थक होता है कि आप सफल हो जाए, भगवान आपको लंबी आयु दे। ऐसे वाक्य जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है? इच्छार्थक वाक्य। तो हालांकि विस्मयादिबोधक वाक्य के रूप में इसे हम जानते हैं। कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक के वाक्य के नाम से इसे हम जानते हैं। चलो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से आप समझ पाए होंगे। चलो ये किसी प्रकार की सुविधा हो तो एक बार आप जरूर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो काफी लोग इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ओछे की प्रीत और बालू की भीत पूछा गया है। ओछे की प्रीत और बालू की भीत में क्या अर्थ यहां निकल रहा है? बालू की दीवार कमजोर होती है, ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। बालू ऊंचा पदार्थ होता है। होता क्या है कि बालू की भीत यहां क्या दीवार के रूप में मान लेंगे। बालू की जो इकट्ठा करके रख दिया जाता है उसे भीत बोलते हैं। तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम क्या होता है? अस्थायी होता है। जैसे बालू की आप दीवार बना दीजिए तो उसको ये नहीं पता है कि अभी है और 1 घंटे बाद रहेगी कि नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जो ओछा मतलब क्या, दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, यदि उनसे आप प्रेम करोगे तो यह पता नहीं कि इस समय आपसे प्रेम कर रहा है, दूसरे समय आपको गाली भी दे सकता है। तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम क्या होता है? अस्थायी होता है। देखिए कह रहा है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है को भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति क्या होगी? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इसको व्यक्त करने वाली लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अध जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष होए न कागा, ऊंचे की प्रीत और बालू की भीत। हालांकि ऊंचे की प्रीत और बालू की भीत बिल्कुल आप लोग कर चुके हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर दे पा रहे होंगे। चलिए
इसका मतलब तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। अभी इसी का उदाहरण हम लोगों ने भी पढ़ा है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि जो कम ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो अपनी बड़ाई स्वयं करने लगता है। थोथा चना बाजे घना, कबहु निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीत और बालू की भीत। वही जो उदाहरण पहले था, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र समाप्त हो सकती है। जो दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है उसकी प्रीति बालू की भीत के समान है कि उसके उस अस्थायित्व का कोई पता नहीं होता है। तो 7 का डी क्या होगा, राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कड़ाही से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। कड़ाही और चूल्हा पास पास होता है, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है। कड़ाही चूल्हे में गिर गई, यानी इसका कड़ाही चूल्हे में गिर गई है तो हुआ ही नहीं। एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, भी कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। दूसरी बात है, कड़ाही और चूल्हा पास पास तो होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, एक विपत्ति से यदि छूटा तो दूसरी विपत्ति सामने आ गई। तो कड़ाही से गिरा और चूल्हे में अटक गया, यानी कड़ाही में तो जब था तो विपत्ति थी ही उसके पास समान सामने, जब चूल्हे में आकर के आया तो दूसरी भी उसके पास विपत्ति आ गई। इसलिए क्या होगा, 8 का ये आंसर सही होगा। बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा होता है। बसंत के ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार में से आप क्या बताओगे। इसके ऋतुराज भी होते हैं, ध्यान रखना, ऋतुराज भी इसे बोलते हैं। और इसका एक पर्यायवाची बहार भी होता है। क्या होता है, बहार। तो एक चीज आप देखेंगे, ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार में से आप क्या बताओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल कांतार जो है यह किसका पर्यायवाची है। तो एक बार आप बताएंगे, वन, कानन, विपिन, अटवी, कांतार, ये होते हैं किसके, वन के पर्यायवाची होते हैं। तो हालांकि वन जो का पर्यायवाची कांतार होता है, यही आपका राइट आंसर नहीं होगा। चलो देखते हैं भैया आपका क्या आंसर मिल रहा है। सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर का पर्याय क्या होता है। स्थिर का पर्याय क्या होता है, स्थिरता, निश्चलता, अडिग या दृढ़ता में से आप क्या बताओगे। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसको सही से बता पा रहे होंगे। देखिए स्थिर के क्या होते हैं, अडिग, निश्चल, ये सब क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। तो हालांकि इसका जो पर्यायवाची बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पा रहे होंगे, अस्थाई, ये सब होते हैं। तो हालांकि अडिग जो होता है, जो ना डिगे, स्थिर मतलब जो एक जगह रुका हो, और क्या होता है अडिग का मतलब वही होता है जो एक जगह। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। अस्थाई, अस्थावर, ये सारे क्या होते हैं, अडिग के पर्यायवाची के रूप में जाने जाते हैं। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद क्या होता है। दुष्प्रकृति का संधि विच्छेद क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भैया इसको आप समझ पाए होंगे। दुष्प्रकृति जैसे आप देखते हैं, निह धन कर्म, निह धन कर्ष कर दो तो शब्द क्या हो जाता है, निष्कर्ष, निष्कर्ष हो जाता है। इसी प्रकार से निह धन चिंत बराबर क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है। निह धन चिंत बराबर क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है। इसी प्रकार से दुह धन प्रकृति बराबर क्या हो जाता है, दुष्प्रकृति हो जाता है। दुह धन प्रकृति बराबर क्या होगा, दुष्प्रकृति।
यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ये मूर्धन्य सा का आगमन हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा हो, उसके बाद का खा टा ठा पा फा में से कोई वर्ण आता है, जिसे निधन कपट क्या लिखते हैं, निधन कपट आप लिखते हैं, तो शब्द क्या बन जाता है, निष्कपट। निधन कपट बराबर क्या होगा, निष्कपट होता है। निधन पाप बराबर क्या होता है, निष्पाप होता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे दुर्धन प्रकृति बराबर क्या होता है, दुष्प्रकृति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे दुर्जन का, तो विसर्ग के पहले क्या हो, तो यहां पर आप देखिए दुर्धनजन, दुर्धनजन। देखिए विसर्ग के बाद क्या होता है, किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण होता है अगर, तो वहां पर क्या होता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तीसरा चौथा यारा लावा हा ऐसे शब्द कोई भी आ जाते हैं। तो ऐसे आप लिखते हैं निधन धारण, निधन धारण बराबर शब्द क्या हो जाता है, निर्धारण। इसी प्रकार से आसीह धनवाद क्या लिखते हैं, आसीह धनवाद बराबर शब्द क्या बन जाता है, आशीर्वाद। आसीह धनवाद बराबर क्या होता है, आशीर्वाद। इसी प्रकार से दुह धन जन बराबर क्या हो जाता है, दुर्जन होता है। दुह धन जन बराबर क्या होता है, दुर्जन। तो इसी प्रकार से आप क्या कहते, दुह धन आत्मा, आप देखेंगे दुह धन आत्मा, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, दुरात्मा। दुह धन आत्मा बराबर क्या होता है, तो विसर्ग के स्थान पर यहां रा होता है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, दुह धनजन बराबर क्या होगा, दुर्जन आपका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होता है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होता है। चलिए उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर आप बता पाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि सारे प्रश्नों का उत्तर आप देने का। चलो देख लेता हूं। चलिए उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर, चलो बिल्कुल। देखिए होता क्या है, तेजा धन में, तेजा धन में बराबर क्या होता है, तेजो में। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं पाया धन द, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, पयोद। इसी प्रकार से मना धन हर बराबर क्या हो जाता है, तो शब्द आप बनाते हैं मनोहर। मना धन रथ बराबर क्या होता है, मनोरथ होता है। तेजा धन मैं बराबर क्या होता है, तेजोमय होता है। ठीक है, वया धन वृद्ध बराबर आप लिखते हैं वया धन वृद्ध बराबर क्या होता है, वयो वृद्ध हो जाता है। ठीक, वया धन वृद्ध बराबर क्या होगा, वयो वृद्ध। तेजा धन मय बराबर क्या होता है, तेजोमय होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी, बोलो मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी। कई क्वेश्चन मैंने एक साथ ले लिया है, तो हालांकि इसका जो शुद्ध रूप होगा मना धन विकार बराबर क्या हो जाता है, मनोविकार होता है। मना धन विकार बराबर क्या होता है, मनोविकार होता है। ठीक, मना धन जा बराबर क्या होता है, मनोज होता है। मना धन जा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे मनोज होता है। इसी प्रकार से सारा धन वर बराबर, सारा धन वर बराबर क्या होता है, सरोवर हो जाता है। इसी प्रकार से मना धन मना धन विज्ञान बराबर शब्द आपका क्या बन जाएगा, मनोविज्ञान हो जाता है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण बिल्कुल आपका सही होगा। चलो विसर्ग संधि बिल्कुल राइट आंसर है। अधोगति का संधि विच्छेद क्या होता है, अधोगति का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे,
अधोधन गति, अधिधन गति, अधम धन गति, अधाधन गति। तो देखिए अधाधन गति बराबर क्या होता है, अधोगति होता है, इसलिए क्या होगा, अधोगति में अधाधन गति बराबर अधोगति। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही आंसर दे पा रहे होंगे। पयाधन धर, पयाधन धर बराबर क्या होता है, पयोधर। चलो देखता हूं भैया क्या दे रही हैं आप। पयाधन धर, देखिए पयाधर नहीं होता है, जैसे आप लिखते हैं पयाधन द, पयाधन द बराबर क्या होता है, पयोद होता है। क्या होता है, पयाधन द बराबर क्या होता है, पयोद। मनाधन जा बराबर मनोज, सराधन वर बराबर सनोज। इसी प्रकार से पयाधन धर बराबर क्या होता है, पयोधर। यशाधन धन, यशाधन धन, तो शब्द आपका क्या हो जाता है, यशोधन होता है। यशाधन धन बराबर क्या होता है, यशोधन होता है। तो पयाधन धर बराबर क्या होता है, पयोधर। यानी यहां पर ओ वाला नियम आपका कई नियम मिल चुका है, तो इसलिए चलिए मैं बिल्कुल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पयोधर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा, बोलो। चलो एक बार आप बता दीजिए, फिर मैं बताता हूं। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा, बृहस् धनपति, बृहा धनपति, बृहस् धनपति, बोलो क्या होगा। देखिए वाचा धनपति, वाचा धनपति, तो शब्द क्या हो जाता है, वाचस्पति। यानी यहां पर क्या हो जाता है, सा का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। इसी प्रकार से नमः धन ते बराबर क्या होता है, नमस्ते। नमः धन ते बराबर क्या होता है, नमस्ते। मनः धन ताप बराबर, मनः धन ताप बराबर क्या होता है, मनस्ताप हो जाता है। भैया ध्यान रखिएगा इन सारे शब्दों को। इसी प्रकार से बृहा धनपति बराबर क्या होता है, बृहस्पति हो जाता है। ठीक है, नमा धनते बराबर नमस्ते, वाचा धनपत बराबर वाचस्पत, बृहा धनपत बराबर बृहस्पति हो जाता है। तो इसलिए यहां पर बृहा धनपति बराबर बृहस्पति राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं क्या आया भैया। चलिए बृहा धनपति बराबर क्या होगा, बृहस्पति होता है। आगे देखते हैं, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त है, बोलो। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त है, तो आप देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए अगर आप देखेंगे पुनः धनचर्या, पुनः धनचर्या, तो शब्द आपका क्या बन जाता है, पुनश्चर्या। ठीक, ये क्या होता है, तो विसर्ग के बाद क्या होता है, चा छा या सा होता है। तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या करते हैं, तो प्रायः सा का आगमन हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। पुनः धनचर्या बराबर पुनः। हरिह धन चंद्र, हरिह धन चंद्र बराबर क्या होता है, हरिश्चंद्र हो जाता है। ठीक है भैया, तो यहां पर आप कहेंगे निह धन चिंत बराबर क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। हरिह धन चंद्र बराबर क्या होगा, हरिश्चंद्र में क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा होगा, कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण वाला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ये सारी चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी। चलो देख लेते हैं भैया कहां तक आप पहुंचे हैं। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। अच्छा ये तो कल हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, फिर से आ गया है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा, यानी रोने की विशेषता जो है, घर पहुंचने की विशेषता। देखो क्रिया विशेषण का मतलब है क्रिया की विशेषता बता रहा होगा तो क्रिया विशेषण होगा। लड़का तो करता है, घर पहुंचना क्या है, यह पहुंचना क्रिया है, लेकिन कैसे पहुंचा है, तो ये क्या होता है, रोते रोते क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये बिल्कुल 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये कल क्वेश्चन हो गया था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध होता है,
पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध होता है? तो एक बार आप एक बताएंगे, पहले से बहुत धीरे बोलने वाले में कौन सा पदबंध होता है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। चलिए उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। देखिए, पहले से बहुत धीरे बोलता है बोलने वाला में कौन सा पदबंध होता है? पदबंध का मतलब होता है क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पद। पदबंध वह होता है जो वाक्य से छोटा होता है। तो ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले से बहुत धीरे, यहां पर रुक गए, यहां पर ब्रैकेट में कर दिया गया बोलने वाला, यानी क्या होता है, क्रिया की विशेषता जो बता रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। पहले से बहुत धीरे बोलने की विशेषता धीरे बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण उपबंध क्या है, पदबंध के नाम से इसको हम जानते हैं। चलो एक बार आपका देखते हैं भैया क्या आंसर दे रहे हैं। चलो देखते हैं भैया आपका राइट आंसर क्या मिल रहा है। बिल्कुल उम्मीद है क्रिया विशेषण पदबंध। क्या बताया है? कल्पना गुप्ता जी ने बताया है, काफी लोगों ने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आंसर देने के लिए, क्रिया विशेषण पदबंध बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहां क्या है? क्रिया संज्ञा, क्रिया विशेषण उपबंध, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए, उपवाक्य का मतलब होता है जो वाक्य में जुड़ा हो, फिर वो क्या होता है? उपवाक्य कहलाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां पहुंचने की बात हो रही है, यानी पहुंचना क्या है? क्रिया है। जहां पहुंचता नहीं है रवि वहां पहुंचता है कवि, यानी पहुंचने की विशेषता जो बताई जा रही है वह क्या है? पहुंचना क्या है? क्रिया है, इसलिए क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या होगा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के रूप में यह जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित के करना है आपको। देखो, सुमेलित करना है, थोड़ा संभल के उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल इधर उधर। टांग अड़ाना का अर्थ क्या होता है? यहां से पूछा गया है। टांग अड़ाना, अड़चल डालना, आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना, डालना गलना, कान भरना, क्या होता है? देखो ऐसे वहां पर क्या होना है? टांग अड़ाना अर्थात होता है अड़चन डालना। ठीक, एक में देखो कहां कहां, दो यहां मिल रहा है और दो हमको यहां मिल रहा है। ठीक, आग में घी डालने का मतलब होता है क्या? क्रोध को क्या है? बढ़ाना। देखो यहाँ एक कहां मिल रहा है, यहां भी हमको मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है, इसका मतलब यहां भी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ। दाल ना गलना का अर्थ क्या होता है? वश में ना चलना। ठीक, और उसके बाद कान भरना क्या होता है? चुगली करना। तो सी में देखो चार कहां आ रहा है? सी में चार यहां आ रहा है और डी में क्या है? तीसरा आ रहा है, यानी इसका मतलब ये पहला आंसर क्या होगा? राइट आंसर पहला बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए होंगे। ठीक है भैया, चलो चलो उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर आप दे पाएंगे। तो यहां पर ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नयतत का संधि विच्छेद क्या होगा? नयतत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे। नयतत में नाधन एतत, नाधन एतत, नाधन एतत, नाधन इतत। बोलो बोलो भैया क्या होगा? उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है भैया, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी ना करिए, प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल संभल के दीजिए। चलो चलो देखते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे और इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। चलिए देखते हैं भैया क्या आंसर मिला आपका।
तो यहां क्या होता है, ना धन एतत् बराबर क्या होता है, ना धन एतत् बराबर क्या होता है, नैतत् होता है। तो इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में विसर्ग संधि है, बोलो किस शब्द में क्या है, किस शब्द में विसर्ग संधि लगी हुई है। तो आपको यही बताना है, विसर्ग संधि मतधन ऐक्यम मतैक्यम, महाधन औषधि महौषध, तरुह धन छाया बराबर क्या होता है, तरुष छाया, विष्णुधन वी बराबर क्या होता है, विष्णवी। आप देखेंगे विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है। देखिए यहां आय की मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है, ओ की मात्रा लगी है। तो आप देखेंगे तरुह धन छाया बराबर क्या होता है, तरुष छाया होता है। यही विसर्ग संधि का आपका उदाहरण पाया जाता है। ठीक, यहां पर अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या होता है, बोलो भैया अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप बताएंगे, तो अपिधन ईक्षते बराबर नया शब्द होता है अपेक्षते। अपिधन ईक्षते बराबर क्या होता है, तो हालांकि यहां पर एक देखा होगा, अपिधन ईक्षते बराबर आ और ई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घी हो जाता है, अपेक्षते होता है। अपिधन ईक्षते बराबर अपेक्षते, तो यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे भाई बहनों को। एक बार आप क्लियर करके बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही गया। ठीक है, तो आज यहीं पर विराम लेंगे, नेक्स्ट डे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।